जी, पीपीपी किट में देखें पार्कर के नाम से क्वेश्चन मिलेगा। पार्कर फ्रॉम जून 13 पेपर। न्यू बीपीपी किट में क्वेश्चन नंबर 27 होगा, पार्कर फ्रॉम जून 15 पेपर। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो स्टूडेंट की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। किसी भी सूरत में पेपर कंप्लीट नहीं हो सकता। हाँ, अगर प्रैक्टिस हो कोई 2 दफ़ा इस टाइप के क्वेश्चन की तो फिर कंप्लीट हो सकता है। अगर बगैर प्रैक्टिस के स्टूडेंट चले गए हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है तो पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते स्टूडेंट, टाइम लगेगा अच्छा खासा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पार्कर फ्रॉम जून 13 पेपर। सो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के बीच में है तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट से क्वेश्चन रीड करेंगे और मूव होंगे टुवर्ड्स रिक्वायरमेंट्स। एंड पे हो तो पहले रिक्वायरमेंट रीड करनी है, अगर बीच में हो तो फिर हम स्टार्ट से रीड करते हुए रिक्वायरमेंट की तरफ चलेंगे कि उससे पहले वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। So you are an audit manager in Hound and Company responsible for the audit of Parker Company, a new audit client of your firm. क्लाइंट नया हो, कोई इशू होता है, ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई करना होते हैं, या नया है तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मिस्टेक में डिटेक्शन रिस्क। लेकिन उस सूरत में अगर ऑडिट रिस्क रिक्वायरमेंट है तो रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट में इसका ताल्लुक नहीं है। So new client है Parker Company and you are planning the audit of Parker Company's financial statements for the year ending 30th June 20x3. And you have just attended a meeting with Rath Kohli, the finance director of Parker Company, where she gave you the projected results for the year, and Parker Company design and manufacture health and beauty products including cosmetics. You have just received an email from Harry Shafford, the audit engagement partner, to manager from partner. Subject Parker Company. Hello, I understand you met with Rath Kohli at Parker Company recently and that you are planning the forthcoming audit. To bring me up to date on this new client, I would like you to use the information obtained in your meeting to prepare briefing notes for my use, in which you, for 20 marks, perform preliminary analytical procedures, मतलब comparison of current year data with the previous year ratio analysis, perform preliminary analytical procedures and evaluate the audit risk to be considered in planning the audit of the financial statements. एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए, रेशियो एनालिसिस, कंपैरिजन करते हुए ऑडिट रिस्क आपने क्या करने हैं, इवैल्यूएट करने हैं। पीछे हमने 2 क्वेश्चन किए थे, पपाया और ब्लूबेल, उनमें रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने थे, यहाँ पे ऑडिट रिस्क आ गया। दिस मीन हमारी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, अब ऑडिट रिस्क। और इसको मटीरियल स्टेटमेंट में हमने क्या किया था, जो इशू मिलता था, अकाउंट बैलेंस मिलता था, उसकी हेडिंग स्टैंडर्ड डिस्कस किया, चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो ऑडिट रिस्क में भी वैसे ही करना है, जो इशू मिलेगा अकाउंट बैलेंस की हेडिंग दी, स्टैंडर्ड डिस्कस किया, चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट। लेकिन एंड ऑफ आंसर हमने जाके एक कंट्रोल रिस्क की सेपरेट हेडिंग देनी है, और अब जो भी कंट्रोल रिस्क मिलेंगे उनको मिस स्टेटमेंट के साथ लिंक नहीं करना, उनको इस हेड में लिखेंगे, किसके साथ लिंक करेंगे, मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, करेक्टेड बाय द सिस्टम के साथ। एक हम हेडिंग देंगे एंड पे जाके डिटेक्शन रिस्क की भी, जिसमें हम कोई डिटेक्शन रिस्क अगर क्वेश्चन में मिलता है तो वो भी सेपरेटली करेंगे एक्सप्लेन। बाकी ऊपर वैसे ही जैसे रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट था
लाइक गुडविल है तो उसकी हेडिंग दी, लाइक पीपी है तो उसकी हेडिंग दी, स्टैंडर्ड डिस्कस करके चार सम स्टेटमेंट। लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट ऑडिट रिस्क है तो इसलिए सेम वैसे ही अटैम्प्ट करना है जैसे रिस्क मटीरियल स्टेटमेंट अटैम्प्ट किया था, लेकिन एंड पे आके कंट्रोल रिस्क सेपरेट मेंशन करने हैं, डिटेक्शन रिस्क सेपरेट मेंशन करना है। नहीं, रिपीट नहीं करना, उधर अब कोई कंट्रोल कोई डिटेक्शन नहीं होगा। डिटेक्शन तो वैसे ही रिस्क मटीरियल स्टेटमेंट में नहीं है ना, कंट्रोल रिस्क उसमें था लेकिन किसके साथ रिलेट करना था, मिस स्टेटमेंट के साथ। अब उधर नहीं लिखना, कंट्रोल रिस्क उसके हेड में लिखना है और लिंक किसके साथ करना है, मिस स्टेटमेंट के साथ नहीं। मिस स्टेटमेंट्स में नॉट बी प्रिवेंटेड डिटेक्टेड करेक्टेड बाय द सिस्टम के साथ। ठीक हो गया, ऊपर वैसे ही जैसे हमने पीछे दो क्वेश्चन किए। तो देखते हैं क्या कह रहा है। परफॉर्म प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स and evaluate the audit risk to be considered in planning the audit of the financial statements। साथ कहते हैं and identify and explain any additional information that would be relevant to your evaluation। ये वर्ड अंडरलाइन करेंगे, additional information। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि वो जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया है उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आप बताओगे जो आपको देखने हैं कि वाकई ही वो इशू है या नहीं है। डॉक्यूमेंट्स का नाम, लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो प्लानिंग स्टेज पे आप देख सकते हो। वही डॉक्यूमेंट जैसे हम एविडेंस में लिखते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है, लेकिन एविडेंस में हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं जो प्रोसीजर्स के बाद हम ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे हमने उस रिस्क से रिलेटेड बताना है कि अभी प्लानिंग स्टेज पे हम कौन सा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। सो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं और साथ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मीन डॉक्यूमेंट्स के नाम देने हैं जो उस मसले से रिलेटेड हम प्लानिंग स्टेज पे देखेंगे। पार्ट बी रिक्वायरमेंट क्या है नहीं पता, उसने हमें क्वेश्चन के अंदर क्या किया, इनकम स्टेटमेंट का डाटा दे दिया, बैलेंस शीट का डाटा दे दिया और साथ काफ़ी सारे नोट्स दे दिए जहाँ से हमने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए रिस्की एरियाज हाईलाइट करने हैं। सो क्वेश्चन में आगे P&L में देखें तो क्या हमारे पास चीज़ें हैं, रेवेन्यू कंपनी का डिक्रीज़ हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल कंपनी की डिक्रीज़ हो रही है, जीपी डिक्रीज़ हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज़, फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिक्रीज, टैक्सेशन डिक्रीज, प्रॉफिट फॉर द ईयर डिक्रीज। और उसके बाद बैलेंस शीट में देखें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है, इंटेंजिबल एसेट लास्ट ईयर में नहीं था करंट ईयर में आ गया, इन्वेंट्री इंक्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज, कैश बैलेंस करंट ईयर में नहीं है, शायद नेगेटिव हो गया होगा ओवरड्राफ्ट। और गए इक्विटी साइड पे तो शेयर कैपिटल कंपनी का सेम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व इंक्रीज, रिटेन्ड अर्निंग डिक्रीज, प्रेफरेंस शेयर सेम, बैंक लोन इंक्रीज, लीज लाइबिलिटी इंक्रीज, ट्रेड पेबल इंक्रीज, टैक्सेशन डिक्रीज, लीज लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म इंक्रीज, प्रोविजंस इंक्रीज और ओवरड्राफ्ट 900 नेगेटिव कैश बैलेंस और साथ कुछ नोट्स हैं। तो क्या करना हमने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए रिस्की एरियाज हाईलाइट करने हैं। और एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है, कंपेयर करना है हर फिगर को करंट विद प्रीवियस, और कहीं पे कोई रेशो एनालिसिस होता है तो वो भी परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम गए चले रेवेन्यू में, और अगर रेवेन्यू को देखें तो डिक्रीज हो रहा है, क्या ख्याल है कितने परसेंट से, मुझे प्लीज़ ज़रा परसेंटेज दे सकते हैं। 8.2% से डिक्रीज हो रहा है। अब अगर इंक्रीज होता तो चलो हम कहते कि रिस्क है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या करते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ सेल के साथ मिला के बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल भी डिक्रीज हो रही है, वो कितने परसेंट से डिक्रीज हो रही है, कितने परसेंट से, 2.06%। दिस मीन रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल भी डिक्रीज होगी, क्या ख्याल है। लेकिन क्या दोनों की परसेंटेज सेम होनी चाहिए डिक्रीज की, नहीं, क्यों,
फिक्स कॉस्ट आपने फिर भी बेयर करनी है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कम होगी ना, तो इसलिए रेवेन्यू के डिक्रीज होने की परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल के डिक्रीज होने की परसेंटेज कम होनी चाहिए। और यहाँ पे देखा जाए तो इतना को डिफरेंस बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात है। साथ एक नोट भी है, नोट 1 क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड $250,000 रिलेटिंग टू अ प्रोविजन फॉर अ पोटेंशियल फाइन पेबल। प्रोविजन डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है? प्रोविजन एक्सपेंस टू लायबिलिटी कहाँ पे लिखा जाएगा, ऑपरेटिंग में या डायरेक्ट एक्सपेंस में? ऑपरेटिंग में, कॉस्ट ऑफ सेल में तो नहीं चार्ज होना चाहिए ना। The advertising regulatory authority has issued a notice of ₹450,000 fine payable by Parker Company, और है भी किससे रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। एडवर्टाइजिंग तो कभी भी कॉस्ट ऑफ सेल का एक्सपेंस है ही नहीं, क्या ख्याल है? और फिर नोटिस भी 450 का रिसीव हुआ है, तो प्रोविजन 250 की क्यों है भाई? Payable by Parker Company due to alleged inappropriate claims made in an advertising campaign. The fine is being disputed and the matter should be resolved in August 20X3. भाई 30 जून को फाइन की अभी तक जो है वो इम्पोज हो गया फाइन, नहीं मैटर अभी रिजॉल्व होना है अगस्त में, फ्यूचर में। तो क्या ये प्रोविजन की कंडीशन मीट हो रही है? प्रेजेंट लीगल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट, क्या ऑब्लिगेशन बन गई है? नहीं। अगर अगस्त में रिजॉल्व होना है तो क्या प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो गई है? नहीं। क्या ख्याल है? तो पहली बात, ये प्रोविजन की कंडीशन को मीट नहीं कर रहा, और अगर मीट कर भी रहा है तो प्रोविजन कितने से होनी चाहिए, 450 से या 250 से? 450 से। अगर कंपनी 250 से लिख रही है, दिस मीन प्रोविजन 200 से अंडरस्टेट हो रही है। क्या ख्याल है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक सेपरेट हेडिंग दे देते हैं प्रोविजन की, और बात करते हैं पर IAS 37 जो है वो रिकॉग्नाइज होगी अगर 3 कंडीशन मीट होंगी, और यहाँ पे केस अगस्त में रिजॉल्व होना है तो सस्पिशियस है भी। तो कितने से होनी चाहिए प्रोविजन? 450 से रादर दैन 250, तो 200 से क्या है, अंडर चार्ज है। सो चांसेस दैट एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज कुड बी अंडरस्टेटेड एंड प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। इससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगी? करस्पॉन्डेंस विद अथॉरिटी या क्लेम कॉपी, क्या ख्याल है? तो इसके साथ हम लिख देंगे क्या, एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर दिस विल बी, एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर दिस विल बी कॉरस्पॉन्डेंस विद फाइन इम्पोज्ड अथॉरिटी या फाइन क्लेम कॉपी। डॉक्यूमेंट के नाम दे दिए, जहाँ से पता चलेगा कि भाई कितना था, किस वजह से था, कंडीशन क्या क्या है। ये हमने प्रोविजन की एक सेपरेट बात कर दी। अब बात करते हैं वापस रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल की, कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल से ये 250 निकाला जाए, निकाला तो उसने ऐड किया हुआ था ना, क्या ख्याल है? इसको अगर निकाला जाए तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल कितने % से डिक्रीज हुई है? 6.8% से, प्रोविजन के बिना। 6.8% मीन 7% ये आ गया इन लाइन विद सेल डिक्रीज 8%। दिस मीन चांसेस हैं या तो रेवेन्यू ओवरस्टेट किया गया है, मीन इसमें शायद 8% से ज़्यादा डिक्रीज था जो ओवरस्टेट करके कम शो किया गया, या कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, अंडरस्टेटेड है। क्या ख्याल है? क्यों? इनमें वो 2% 8% वाला डिफरेंस ठीक था, लेकिन अब इन लाइन हो गए, जिसमें चांस है सेल्स कुड बी ओवरस्टेटेड और कॉस्ट ऑफ सेल अंडरस्टेटेड। अब ये दोनों की बात करने के लिए हम एक हेड दे देते हैं जिसको नाम दिया जाएगा ट्रेडिंग का। मीन इसके अंदर हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। इसी के अंदर आप एक और भी बात कर सकते हो जीपी मार्जिन की। करंट ईयर और पास्ट ईयर दोनों के आप जीपी मार्जिन निकालोगे, और वो भी यही इंडिकेशन दे रहे होंगे कि आइदर सेल कुड बी ओवरस्टेटेड और कॉस्ट ऑफ सेल अंडरस्टेटेड। क्लियर होती है ये बात ट्रेडिंग वाली। एडिशनल इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड क्या होगी? कैसा पता चलेगी कि सेल कितनी कितनी थी? कैसे पता चलेगी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी कितनी थी? कॉस्ट ऑफ सेल ब्रेकडाउन,
कॉस्ट ऑफ सेल ब्रेकडाउन कॉपी, जहाँ से पता चलेगा भी इसके कितने कितने कंपोनेंट हैं और किस में चेंज आया है, आइदर फिक्स कॉस्ट भी कहीं काम तो नहीं करके बैठे हुए है, क्या ख्याल है। उस तरह से सेल ब्रेकडाउन भी आप ले सकते हो देखने के लिए कि किस किस प्रोडक्ट की किस किस डिपार्टमेंट की क्या क्या सेल थी, क्या ख्याल है। तो सेल ब्रेकडाउन कॉपी और कॉस्ट ऑफ सेल ब्रेकडाउन कॉपी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इससे क्या होगी जो आप में से आधे स्टूडेंट पेपर में भूल के आएंगे। और इस क्वेश्चन में 6 नंबर है एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखने के हर इशू के साथ। तो ये 2 हेड क्लियर होते हैं। ट्रेडिंग नहीं एक्सप्लेन हमने ऑलरेडी ऊपर मसला एक्सप्लेन कर दिया, तो उसी मसले से रिलेटेड हमने बताना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डॉक्यूमेंट क्या देखोगे। अभी प्लानिंग स्टेज पे एविडेंस नहीं लिखना यहाँ पे, क्यों। एविडेंस क्या होता है जो फाइनल स्टेज पे प्रोसीजर के बाद आपके पास होता है। यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट लिखना है जो अभी प्लानिंग स्टेज पे क्लाइंट के रिकॉर्ड से हमें मिल सकता है, कहीं और से नहीं, क्लाइंट के रिकॉर्ड से हमें मिल सकता है। ये मसला देखने के लिए कि वाकई ये है या नहीं है, क्या ख्याल है। प्रीवियस एडिट कॉरेस्पॉन्डेंस या क्लेम कॉपी तो अभी होगी ना, कॉस्ट ऑफ सेल ब्रेकडाउन और सेल ब्रेकडाउन अभी होगा, जहाँ से ये चीज़ें फिगर कैलकुलेट होके आई हैं, क्या ख्याल है। चलिए आगे। ओके, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, नीचे कुछ बातें और हैं। एक चीज़ फाइनेंस कॉस्ट नज़र आ रही है, लास्ट ईयर 125 थी, करंट ईयर में 155 आ रही है। किस चीज़ पे ये कैलकुलेट की गई है, इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटीज़ के ऊपर, इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटीज़ के ऊपर। अगर आप कंपनी की लाइबिलिटीज़ देखो जिनके ऊपर ये फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट की गई होगी, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर हैं, बैंक लोन है, लीजेस हैं, शॉर्ट टर्म लीजेस भी होंगी, क्या ख्याल है, और साथ ओवरड्राफ्ट भी होगा। इन्हीं सभी पे ये फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट की गई है ना। तो अगर ये सारी इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटीज आप ऐड अप करो, ऊपर तो 11,825 उसने दिया हुआ है, साथ ओवरड्राफ्ट अगर आप 900 ऐड कर लो और लीज लाइबिलिटी जो है वो कितनी 860 वो ऐड अप कर लो, तो कितनी बनती है टोटल। तो हेडिंग दे दी हमने फाइनेंस कॉस्ट और हमने कहा जी 155 जो है वो कॉस्ट है और इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटीज कितनी है 13,585। किसी को पता ना चला ये कैसे कैलकुलेट किया, हो गया इनटू 100 किया तो हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट रेट एक कितना बनता है 1.2%। क्या इंटरेस्ट रेट 1.2% होता है। लीजेस, लोन, प्रेफरेंस शेयर ही 2% वाले हैं, ओवरड्राफ्ट। दिस मीन there are chances that expenses could be understated and profit overstated। क्यों, कंपनी अंडर चार्जिंग द इंटरेस्ट, क्या कहला 1.2% अनरियलिस्टिक है। ये हमने 1.2% ये निकाला, ये क्या एनालिटिकल प्रोसीजर जिसके थ्रू हमने चांस ऑफ स्टेटमेंट निकाल लिया। इधर भी हमने जो कंपेयर किया इनको और कहा कि 200 से जो है वो अंडरस्टेटेड है, ये भी क्या था एनालिटिकल प्रोसीजर। और इधर रेशो 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 ये सारे क्या थे एनालिटिकल प्रोसीजर, जिनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं रिस्की एरियाज हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ, ये जो टाइम लग रहा है किस चीज़ पे लग रहा है, कैलकुलेशन पे, रेशोज निकालने पे। उसके बाद आगे हम गए, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, करंट में ही नजर आ रहा है 1.2%, इतना तो कम हो ही नहीं ना सकता किसी सूरत में भी। मीन अमेरिका में कोरोना आया हुआ है, वहां पे भी अभी भी इतना कम नहीं है, क्या ख्याल है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या होंगे, यस एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम भूल गए। प्रेफरेंस शेयर इशू डॉक्यूमेंट एक, लोन एग्रीमेंट कॉपी, लीज एग्रीमेंट, ओवरड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी। मीन सबसे पता चलेगा भाई कहाँ पे कितना कितना इंटरेस्ट रेट है, फिर हम देखेंगे क्या वाकई 1.2% बनता है सबका। तो इंटरेस्ट रेट कितना कितना है वो देखने के लिए हम डॉक्यूमेंट क्या देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर इशू डॉक्यूमेंट, लोन एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट और ओवरड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी। यहाँ से हम देखेंगे भाई इंटरेस्ट रेट उनके अंदर लिखा होगा ना, किस किस इंटरेस्ट पे ये चीज़ें आपको दी गई हैं।
एडिशन इन्फॉर्मेशन नहीं भूलनी। आधे स्टूडेंट आप में से भूल के आएंगे, अभी हम भी भूल रहे थे, आधे क्या सारे ही भूल रहे थे अभी। उसके बाद P&L में वापस जाएं तो हमें एक अमाउंट मिल रही है यहाँ पे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट ईयर था 300 टैक्स, किस चीज पे कैलकुलेट किया गया? 1197 अमाउंट पे। क्या ख्याल है? तो अगर हम आ जाए टैक्सेशन में तो 300 जो है वो कंप्यूट किया गया 1197 इंटू 100, तो आपके पास एक टैक्स रेट आ जाएगा लास्ट ईयर का 25%। करंट ईयर का कितना है? 70 डिवाइडेड बाय 735 इंटू 100 करें तो जरा करंट ईयर का मुझे टैक्स रेट देंगे? 9.5%। P6 वालों, क्या एक कंपनी का टैक्स रेट 9.5% हो सकता है? लास्ट ईयर अगर 25% था तो दिस मीन कंपनी अंडर चार्जिंग द टैक्स, चांसेस दैट expenses could be understated and profit after tax overstated। किस लिए? to highlight its earning per share। एक बात, टैक्स एक्सपेंस आ रहा है 70, आप लाइबिलिटी देखेंगे कितनी आ रही है? क्या ख्याल है? अगर टैक्स टू टैक्स पेबल आपने किया है, पे नहीं किया करंट ईयर में तो लाइबिलिटी लिखी, तो क्या 50 से आनी चाहिए 70 पे? 70 पे आनी चाहिए। दिस मीन चांसेस दैट लाइबिलिटीज कुड आल्सो बी अंडरस्टेटेड बाय 20। कंपैरिजन एनालिटिकल प्रोसीजर, टैक्स रेट निकाला एनालिटिकल प्रोसीजर। एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर दिस विल बी टैक्स कैलकुलेशन डॉक्यूमेंट लाइक टैक्स रिटर्न, HMRC टैक्स रेट कॉपी, यहाँ से पता चलेगा भाई कंपनी का टैक्स रेट है क्या, इतना कम कैसे हो गया, HMRC टैक्स रेट कॉपी, और साथ टैक्स कैलकुलेशन डॉक्यूमेंट लाइक टैक्स रिटर्न। ठीक हो गया, चलिए आगे। ओके, इसके बाद हम चले गए बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में PPE से रिलेटेड, इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड कोई नोट्स हैं। नोट 2 कहता है जी द डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेट टू अ न्यू रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स। डेवलपमेंट कॉस्ट लास्ट ईयर में नहीं थी, करंट ईयर में आ रही कितने से? 2250 से। तो हेडिंग हमने दे दी जी डेवलपमेंट कॉस्ट। किस चीज से रिलेटेड है? कि न्यू कॉस्मेटिक रेंज जो है वो कंपनी क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। लेकिन कैपिटलाइज होती है डेवलपमेंट कॉस्ट बाय मीटिंग सर्टेन क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में क्राइटेरिया कमर्शियल वायबिलिटी भी है। सेल क्या हो रही है, तो क्या कमर्शियल वायबिलिटी नजर आ रही है? साथ एक अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्राइटेरिया भी है, जिसमें आपके पास कैश कितना है? 2250 मिलियन आप पैदा करने चले हो और कैश आपका क्या है? -900। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। और अगर विदाउट मीटिंग क्राइटेरिया ऑफ IAS 38 कंपनी डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है, तो चांसेस दैट एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। क्या ख्याल है कि 2250 है, अगर इसका हाफ भी विदाउट मीटिंग क्राइटेरिया एक्सपेंस आउट होता है तो शायद करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कंपनी शायद इसको एक्सपेंस आउट नहीं कर रही। एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर दिस विल बी कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया, वो तो हमें पता है 6 क्राइटेरिया है। जो अभी प्लानिंग स्टेज पे हमें क्लाइंट के रिकॉर्ड से कोई चीज मिल सके उसका नाम देना है प्रोसीजर, एविडेंस नहीं। मार्केट रिसर्च सर्वे कॉपी, क्या ख्याल है? मैनमी ने कोई ना कोई रिसर्च अपने पास रखी होगी ना, मार्केट सर्वे कॉपी, जहाँ से पता चलेगा भी मार्केट में सी डिमांड है या नहीं। और दूसरा कोई फोरकास्ट या बजट कॉपी होगी, बजट कॉपी होगी जहाँ से पता चलेगा अभी और कितने पैसे चाहिए, और फिर देखेंगे कंपनी के पास तो कुछ भी नहीं है।
अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में रेवेन्यू आपका नहीं कस्टमर मुंह लगा रहा तो नई प्रोडक्ट भी ज़्यादा चांसेस होते हैं पिट जाती है। नई प्रोडक्ट भी तब सक्सेसफुल होती है जब एग्जिस्टिंग कस्टमर प्रेफर कर रहा हो। क्या ख्याल है? कस्टमर बेस ही आपकी लूज होगी, तब आप नया कुछ भी लॉन्च करोगे तो उसके चांसेस यही हैं कि वो भी सक्सेसफुल नहीं होगी। अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, आपको ये और क्लियर हो जाएगी कमर्शियल लायबिलिटी और कैसे अफेक्टेड है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिखी जा सकती है। बजट कॉपी, जहाँ से पता चलेगा एक्स्ट्रा और कितना चाहिए। कोई फोरकास्ट कॉपी है तो वो भी हम लिख सकते हैं इफ अवेलेबल, और मार्केट सर्वे। आगे चलते हैं। एक नोट 3 है, ऑल ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टीज वर रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 2023 बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनली क्वालिफाइड एक्सपर्ट। तो हम आगे किस चीज में, रीवैल्यूएशन ऑफ पीपीई के तरफ। और IAS 16 कहता है कि ऑल एसेट इन द सेम क्लास शुड बी रीवैल्यूड। Revaluation gain should be charged to OCI and losses to reserve, and assets should be depreciated over revalued amount. अब अगर आप इसमें देखो तो एसेट में जो चेंज आया है वो आया है कितना, 2100। कोई अगर नया एसेट बाय नहीं किया तो इसमें नहीं, कोई रिवैल्यूएशन गेन की वजह से आया होगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व को अगर आप देखो तो कितना चार्ज हुआ है, जस्ट 500। गेन रिजर्व में जाने चाहिए, लॉसेस P&L में। एसेट को तो आपने लॉसेस भी नेट ऑफ करने हैं, रिजर्व में सिर्फ गेन जाने हैं। तो मेरे ख्याल से रिजर्व ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज होना चाहिए देन एसेट। लेकिन यहाँ पे उल्टा केस है कि एसेट ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, रिजर्व कम से हुआ है, तो चांस हो सकता है शायद लॉसेस भी रिजर्व को चार्ज किए गए। क्या ख्याल है? या चांसेस हो सकते हैं एसेट को ओवर रीवैल्यूड अमाउंट डेप्रिसिएट नहीं किया गया, जिसकी वजह से एसेट में ज़्यादा इंक्रीज नज़र आ रहा है। हाँ, डेप्रिसिएट करते तो शायद कम हो जाता, तो शायद डेप्रिसिएट नहीं किया गया ओवर रीवैल्यूड अमाउंट, या फिर लॉसेस भी रिजर्व को चार्ज किए गए हैं। सो चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IAS 16 का रेफरेंस देते हुए। हाँ, तो देखो ना, उसमें जस्ट 500 का इंक्रीज है, गेन भी जाने हैं, लॉसेस भी शायद इसको चार्ज किए गए, इसलिए 500 और उधर 2100। इन एसेट में ज़्यादा चेंज है, हालांकि एसेट में कम होना चाहिए, रिजर्व में ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, एसेट में तो साथ लॉसेस भी नेट ऑफ होने हैं ना, इधर सिर्फ गेन आने थे। क्या ख्याल है? सपोज 5000 गेन हुआ है, 2000 लॉस हुआ है, तो एसेट में 3000 जाना चाहिए था, रिजर्व में कितना होना चाहिए था, 5000। लेकिन यहाँ पे उल्टा केस है, रिजर्व में कम चेंज है, एसेट में ज़्यादा चेंज है। तो या तो लॉसेस रिजर्व को चार्ज किए गए हैं, या माइट बी एसेट नॉट डेप्रिसिएटेड ओवर द रीवैल्यूड अमाउंट। क्यों, कुछ कंपनी की ये भी मंतक होती है कि चूंकि वैल्यू अप हुई है तो इसे डेप्रिसिएट हम नहीं कर रहे। हालांकि डेप्रिसिएशन तो आपने करनी है, वो उसका वैल्यू के साथ ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक तो एसेट की यूटिलाइजेशन कॉस्ट आपने रेवेन्यू को चार्ज करनी है। यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं या तो एसेट नॉट डेप्रिसिएटेड ओवर रीवैल्यूड अमाउंट, और लॉसेस कुड हैव बीन सेट ऑफ टू रिजर्व। क्या ख्याल है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होगी इसे रिलेटेड? एक्सपर्ट या इंडिपेंडेंट वैल्यूअर रिपोर्ट, जहाँ से पता चलेगा कितने गेन से कितने लॉसेस से। रिपोर्ट से पता चलेगा उसकी, एक्सपर्ट रिवैल्यूएशन रिपोर्ट। जिसके बाद अगर हम बैलेंस शीट में वापस आए तो हमें मिलेंगे कुछ करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। और एनालिटिकल प्रोसीजर रेशियो एनालिसिस भी हमने परफॉर्म करना है। तो डेटर डेज निकाले जा सकते हैं, इन्वेंट्री डेज भी निकाले जा सकते हैं, क्रेडिटर डेज भी निकाले जा सकते हैं, एक करंट रेशियो भी निकाली जा सकती है। इन सारी चीज़ों को मिला के हम एक हेड दे देंगे लिक्विडिटी, जिसमें हम बात करेंगे कि डेटर डेज जो है वो लास्ट ईयर में ये थे, करंट में ये हो गए हैं। क्रेडिटर डेज जो हैं वो लास्ट ईयर में ये थे, करंट में ये हो गए हैं। इन्वेंट्री डेज जो है वो लास्ट में ये थे, करंट ईयर में ये हो गए हैं। करंट रेशो पिछले साल जो है वो इतनी थी और करंट ईयर में ये हो गई है, और ये सारे आपको यही शो करेंगे पुअर लिक्विडिटी, विच में कॉज
cash flow going concern issues for the company should be disclosed in the financial statement. If there is no disclosure, financial statement could be misstated. क्या ख्याल है? सारे मिलके नटशेल क्या निकालेंगे? पुअर लिक्विडिटी, पुअर कैश फ्लो। सो क्या क्रिएट करेंगे? कैश फ्लो गोइंग concern issues which may not be disclosed properly in the financial statements for IAS 1. एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टेटेड क्या होगी? कैश फ्लो फोरकास्ट कॉपी इफ अवेलेबल। क्या ख्याल है? कैश फ्लो फोरकास्ट कॉपी इफ अवेलेबल। प्रीवियस ईयर की सारी रेशो करंट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे और सबसे आप देखोगे यही निकलेगा कि पुअर लिक्विडिटी है। डेटर डेज भी इंक्रीज हो चुके होंगे, इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो चुके होंगे, क्रेडिटर डेज इंक्रीज हो चुके होंगे, करंट रेशो डिक्रीज हो चुकी होगी। क्या ख्याल है? सर रेशोस की सेपरेट वर्किंग करें या क्वेश्चन के अंदर? आंसर के अंदर ही कर दो, इतना टाइम नहीं है यहाँ पे। सेपरेट वर्किंग शो करनी हो तो कर दो, अदरवाइज आंसर के अंदर भी एक्सेप्टेबल है। इसके अंदर ही आप रेशो बता रहे हो, इतनी अमाउंट है। बस रेशो बता दो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट करना उसे पता है कि आप इस लेवल पे आ गए हो तो आपको फार्मूलाज पता है, और इसीलिए रेशो ठीक होगी तो उसे पता है फार्मूला ठीक अप्लाई हुआ। जब रेशो ही गलत है जिसमें आपको फार्मूला आता ही नहीं है, लिखने की फिर जरूरत ही क्या? क्या ख्याल है? उसे अमाउंट से पता चल जाएगा ना, आपको फार्मूला आता ही नहीं आता। इसलिए सेपरेट वर्किंग दिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। टाइम मिले तो दिखा देना एक पेज पे, अदरवाइज नहीं ज़रूरत। उसके बाद क्या करेंगे हम? एक और हेडिंग देंगे इंसॉल्वेंसी की, जिसमें हम दो रेशो देंगे, एक गेयरिंग डेट ओवर इक्विटी करंट विद प्रीवियस, और देखोगे गेयरिंग भी हाई हो चुकी होगी क्योंकि डेट सारा इंक्रीज हुआ है। एक और आप रेशो दोगे इंटरेस्ट कवर, और वो भी एडवर्स हो चुकी होगी, और ये दोनों भी क्या शो कर रही है? कंपनी इज गोइंग टू बी इंसॉल्वेंट which create serious going concern issues which may not be disclosed properly in the financial statements for IAS 1. अब इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी वही बनती है, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? इसके अंदर आप कैश बैलेंस की भी बात कर सकते हो कि क्या हो गया है पॉजिटिव से नेगेटिव, पुअर लिक्विडिटी, कैश फ्लो फोरकास्ट। ये सारे मिला के इंक्लूडिंग 6 मार्क्स एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमने 2 यहाँ पे बताई, 2 यहाँ पे बताई, यहाँ पे 4 बताई, 8, यहाँ पे 2 बताई, 10, यहाँ पे 2 बताई, 12, यहाँ पे 1 बताई, 13, यहाँ पे 1 बताई, 14। हाफ मार्क होता है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का, जिसमें इन सब के अंदर आपको एटलीस्ट 12 एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, फिर जाके 6 नंबर उनके मिलेंगे। बाकी 18 मार्क्स जो हैं रेशो, चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट इनके हैं। कहीं पे स्टैंडर्ड आया है तो उसका भी एक एक नंबर है, और 2 ही जगह पे स्टैंडर्ड आया, एक यहाँ पे IAS 38 और एक यहाँ पे IAS 16, या यहाँ पे कैश फ्लो IAS 1 आया, या यहाँ पे IAS 37 आया था प्रीमियम में। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो फिर स्टैंडर्ड लो लेवल के होंगे, औखे स्टैंडर्ड नहीं पूछे जाएंगे। जब रेशोज नहीं है तो फिर औखे स्टैंडर्ड पूछे जाएंगे, लाइक ब्लू बेल, लाइक पपाया। क्यों? कहीं एक पे फिर टाइम वो लगवाएगा। अगर इसमें औखे स्टैंडर्ड भी डाल दे तो फिर तो शायद पेपर में एक क्वेश्चन भी बड़ी मुश्किल से होगा 3 घंटों में। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, नीचे कुछ डिटेल है। नोट्स फ्रॉम योर रिव्यू विद रथ कोहली। ऑडिट रिस्क भी हमने आइडेंटिफाई करना है। अभी कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क की बातें भी रहती हैं। एक डिटेक्शन रिस्क तो हमें स्टार्ट में मिल गया था, क्लाइंट इज न्यू। क्या ख्याल है? सो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑडिटर में नॉट डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट। अभी कंट्रोल रिस्क की बात हमें पता नहीं चली। सो नोट्स फ्रॉम योर मीटिंग विद रथ कोहली, बिजनेस रिव्यू। Parker company is facing difficult trading conditions. Consumer spending is depressed due to recession in the economy, commercial viability. The health and beauty market remains very competitive.
and a major competitor launched a very successful new cosmetic range during the year, which led to a significant decline in sale of one of Parker company's most successful brand. Commercial viability. Competitor already market सारी कैप्चर कर चुका है कौन? अच्छा सक्सेसफुल बड़ा competitor. It has been necessary to cut prices on some of the company's product range in an attempt to maintain market share. However, a new brand using organic ingredients is being developed and is due to launch in September 2023. लेकिन कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं है. अब उसमें कमर्शियल वायबिलिटी में ये बात साथ रिलेट कर देंगे. ये रिसेशन भी है, आपके ब्रांड की वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी है और कंपैटर ऑलरेडी कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट कैप्चर कर चुका है. फाइनेंशियल मैटर्स. कैश फ्लो हैज बीन अ प्रॉब्लम दिस ईयर, जो हमें नजर ही आ रहा था. लार्जली ड्यू टू कैश स्पेंट ऑन डेवलपिंग द न्यू प्रोडक्ट रेंज. मीन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, क्लियर कर दिया उसने. कैश वाज आल्सो नीडेड टू पे डिविडेंड टू बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर. और उनको अगर डिविडेंड देने के लिए भी आप तो ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट पे चल रहे हो, नहीं दिया तो निराश हो जाएंगे, तो उससे आपकी गोइंग कंसर्न तो और इफेक्ट हो जाएगी. To help to reduce cash outflow, some new assets were acquired under lease and an extension to the company's bank loan was negotiated in December 2022. पर अगर negotiation successful नहीं होते तो शायद कंपनी इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट हो जाएगी. बैंक ने कहना भाई दे मेरे पैसे वापस, नहीं आपकी हालत बड़ी पतली है. क्या ख्याल है? तो एक हेडिंग कैश फ्लो की भी दी जा सकती है. क्या ख्याल है? स्लैश गोइंग कंसर्न, नेगेटिव बैलेंस और इश्यूज भी चल रहे हैं, लोन भी नियर टू एक्सपायरी है. उसके बाद क्या कहता है जी? ह्यूमन रिसोर्सेज. इन दिसंबर 2022 पार्कर कंपनीज इंटरनल ऑडिट टीम परफॉर्म्ड अ रिव्यू ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल over the processing of overtime payments in the human resource department. The review found that the company's specified internal control procedures in relation to the processing of overtime payments and associated tax payments were not always being followed. Control weaknesses. Until December 2022, this processing was split between the human resources and finance department. Since then, the processing has been entirely carried out by the finance department, means segregation of duty पहले थी, अब वो भी नहीं है. तो due to this, misstatements may not be prevented, detected, corrected by the system. ये कहाँ पे बात आ जाएगी? कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क ऑलरेडी हमारे पास है. अब ये हमारा पार्ट ए सारा हो गया कंप्लीट फॉर 24 मार्क्स. एक पैराग्राफ और भी अभी तक. एक्सपेंशन प्लान्स. पैसे हैं नहीं और इधर एक्सपेंशन का सोच रही है. मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू एक्सपैंड पार्कर कंपनीज ऑपरेशंस इनटू अ न्यू मार्केट रिलेटिंग टू ब्यूटी सैलून. पहले कॉस्मेटिक्स बना रहे थे, अब सोच रहे हैं ब्यूटी सैलून में भी चले जाएं. क्यों? अपनी चीजें और कोई नहीं खरीदेगा तो अपने सैलून में तो बेच लेंगे ना. This is a growing market. This is a growing market and there is a synergy, extra benefit. क्यों? प्रोडक्शन भी हमारी अपनी, मटेरियल भी हमारा, सप्लायर भी हम सैलून के. Because Parker Company's products can be sold and used in the salons. Expansion would be through the acquisition of an existing company which operates beauty salons. A potential target beauty boost company has been identified and the preliminary discussion have taken place between the management of the two companies. Parker Company's managing director has asked for our firm's advice about the potential acquisition. ऑडिट क्लाइंट को ऑडिट के साथ एडवाइजरी सर्विस देना, एडवोकेसी थ्रेट और एडवाइजरी है भी क्या? फाइनेंशियल एडवाइजरी, सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी. इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है. हाँ, अगर सेपरेट एडवाइजरी डिपार्टमेंट है तो थ्रू चाइनीज वॉल्स परफॉर्म करना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट करना चाहिए.
क्या ख्याल है? एडवाइजरी की हेडिंग देके इसके अंदर ये बातें कर देंगे 3 नंबर के लिए। एंड स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द फाइनेंसिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, regarding the financing of the transaction. Beauty Boost company is an audit client of our firm, so we have considerable knowledge of its business. जिसके अगेंस्ट चाहिए एडवाइजरी वो कौन है? हमारा ऑडिट क्लाइंट। कॉन्फिडेंशियलिटी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट रेट, इंडिपेंडेंस, सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। क्या करना चाहिए? We should obtain permission from Beauty Boost first. If they agree, we can continue both with the Chinese wall, separate team for Beauty Boost audit, separate team for advisory of Parker. Team should be arranged from different offices. Written agreement should be signed with the team member, not disclosing confidential information with each other. And if Beauty Boost do not agree with us, कि नहीं भाई हमारे मस्त कॉन्फिडेंशियलिटी आप लीक कर दोगे इधर, then we should either continue audit of Beauty Boost and decline Parker advisory, or accept advisory and resign from audit of Beauty Boost. कितने मार्क्स हैं इससे? 7 मार्क्स। क्या करना है? डिस्कस एनी एथिकल इश्यूज रेज एंड रिकमेंड द रेलेवेंट एक्शन टू बी टेकन बाय द फर्म। तो 3 नंबर वो पहले के हो गए क्यों उसमें 2 थ्रेड थे, एडवोकेसी भी और सेल्फ रिव्यू भी, और 4 नंबर इसके क्यों इसकी रिकमेंडेशन ज़्यादा थी। क्या ख्याल है? इस क्वेश्चन को क्या करना है? जाके एक दफ़ा आंसर इसका रीड करना है, उसके बाद इसे अटेम्प्ट करना है। इसको अटेम्प्ट करने में, आंसर रीड करके अटेम्प्ट करने में आपके 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो ये 3-4 घंटे अभी लगा लोगे ना, तो पेपर में ये क्वेश्चन आपका कोई 1.5 से 2 घंटे में अटेम्प्ट होगा। 1.5 घंटे से कम में नहीं अटेम्प्ट होगा, ऊपर टाइम जाएगा। कहाँ तक? 2 घंटे तक भी। हाँ, अगर अभी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर में जाके 4 घंटे लगेंगे, और वहाँ पे 4 घंटे हैं भी नहीं। और मार्क्स कितने? 50। इसलिए प्लीज़ इसे हाथ से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि पेपर में हमें टाइम कम लगे और हम पेपर पास कर सके। अदरवाइज़ इस तरह का क्वेश्चन जब भी पेपर में आता है, पेपर पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं होता, टकरे मारने वाले हो जाते हैं स्टूडेंट, पेपर अटेम्प्ट पूरा नहीं होता। टाइम एंड पे पता चलता है कम है, मार्क्स ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, फिर गंद मारते हैं। फिर 25 मिनट में 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जादू। और मज़े की बात है उसमें से 5 नंबर भी सही अटैम्प्ट नहीं कर सकते। यानी कि 25 मार्क्स में 15 नंबर सही अटैम्प्ट करके वो नंबर सिक्योर कर लूँ, नहीं, पूरे 50 के मुझे अटैम्प्ट करना है 25 नंबर में। प्रेशर। इसलिए प्लीज़ इसे एक दफ़ा हाथ से प्रैक्टिस करना है, आपको पता चलेगा कितना टाइम लगा है। दूसरी दफ़ा अटेम्प्ट करोगे टाइम और कम होगा, तीसरी दफ़ा अगर पेपर में जाके करोगे तो टाइम और कम होगा। 2 दफ़ा अगर अटेम्प्ट करोगे पेपर में जाके 1.5 घंटे में अटेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? पता है क्या चीज़ आपने करनी है, क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, वो पता चल गया, दिमाग के अंदर बैठा हुआ है, कहाँ कहाँ से क्या क्या कैलकुलेशंस पकड़नी है। एक दफ़ा अटेम्प्ट करोगे तो पेपर में 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा, नियर टू 2 आवर्स। 2 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो फिर पेपर में 1.5 घंटे में अटेम्प्ट कर लोगे। डिसीजन इज़ योर्स। मैंने आपको दोनों रास्ते बताने हैं, पास कैसे करना है, फेल कैसे करना है, चूज़ आपने करना है। ठीक हो गया? सो प्लीज़ कोशिश करें पास करने वाला वे चूज़ करें, इसे जाके अटेम्प्ट करें, कोशिश करें आज ही अटेम्प्ट करें। इसको अगर 1-2 दिन बाद अटेम्प्ट करोगे तो नॉलेज वीक हो जाएगा, मेरी कही हुई ये बातें थोड़ी भूल जाओगे, उतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं होगा। ठीक हो गया? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ।